अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे, अच्छा सा वीकेंड गुजरा होगा आप लोग का, बिकॉज अ न्यू शो एंड अ न्यू डे ऑफ द वीक, द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। और बहुत सारी बातें होनी है, जाहिर सी बात है। नीदरलैंड्स वर्सेस पाकिस्तान का हो गया ख़त्म, जीत ली हमने वो सीरीज़। क्या पाया क्या खोया इस सीरीज़ से, इस हवाले से ज़रूर बात होगी। बट एशिया कप और एशिया कप से पहले द बिगेस्ट केयर दैट पाकिस्तान क्रिकेट वुड नाउ जस्ट फोकस एंड वुड सी फॉरवर्ड कि क्या होना है और क्या नहीं, बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी हु इज इंजर्ड एंड आउट ऑफ एशिया कप, एंड आगे भी रिकवरी कब होगी, कितना टाइम लगेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में, इस सारी कन्फ्यूजन के बारे में, हसनैन हैज़ कम एज अ रिप्लेसमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है फर्स्ट शो ऑफ द वीक। और बहुत हुआ इस वीकेंड में, ज़ाहिर है बहुत सारे दुनिया भर में स्पोर्टिंग एक्शन, और क्रिकेट की तो खैर ऑलमोस्ट सवेरा ने समराइज ही कर दिया क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम आगे चल के डिस्कस कर रहे होंगे प्रोग्राम में। लेकिन ऑफ कोर्स इसके अलावा फुटबॉल के भी बड़े ज़बरदस्त मैचेस जो है वो द वीकेंड खेले गए, जिस पर हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी क्रिकेट का जिक्र जो है वो अपने पूरे जोबन पे है। बिकॉज अब से वैसे सवेरा सोचे ना, मंडे को नेक्स्ट मंडे जब प्रोग्राम कर रहे होंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो चुका होगा। मुझे नहीं पता हम किस मूड में प्रोग्राम में आ रहे होंगे, लेकिन हमारी दुआ ये है कि इंशाल्लाह हमारा मूड अच्छा होगा। और इसी दुआ के साथ आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ। सो ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जिस तरह मैंने थोड़ा सा तो आपको बता दिया था कि ऑब्वियसली अब तक तो सबको पता ही होगा कि शाहीन शाह अफरीदी की रिप्लेसमेंट कॉल। मगर पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स का काल पड़ गया है, एक्चुअली काल पड़ गया है, बिकॉज पूरे डोमेस्टिक सिस्टम में शाहीन को रिप्लेस करने के लिए कोई भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर क्या मौजूद नहीं है या दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। बिकॉज जिस तरह हम कहें कि बोर्ड ने जो है वो लेफ्ट आर्म बॉलर के बजाय राइट आर्म बॉलर मोहम्मद हसनैन को एशिया कप के स्क्वाड में शामिल कर लिया है। मोहम्मद हसनैन अब तक 18 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और 17 विकेट हासिल कर चुके हैं। हसनैन जल्द दुबई में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। आसिफ अली, हैदर अली, इफ्तिखार अहमद और उस्मान कादिर मंगल की सुबह पाकिस्तान से रवाना होकर दुबई में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। इवेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच 28 अगस्त को भारत के खिलाफ खेलेगा। तो देखना ये है, बिकॉज हसनैन अभी 100 में खेल रहे हैं और 100 से वहाँ टीम को ज्वाइन करेंगे। सो येस, नाउ वी हैव 5 राइट आर्मर्स इन आवर टीम। अमेजिंग। ये हमें चेक करना पड़ेगा कि ऐसा आखिरी बार कब हुआ होगा पाकिस्तान में। लेकिन बहरहाल जी, पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान जो ओडीआई सीरीज़ है वो पाकिस्तान क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो गया। अब ये मत पूछेगा कैसे क्या क्लीन स्वीप कर लिया हमने। लेकिन चलें, तीसरे वनडे का हम आपको ज़रूर बता देते हैं। आसाब शिकन मुकाबला हुआ और पाकिस्तान जो है वो इस मैच में 9 रन से फाते रहा। एक लो स्कोरिंग मैच, बल्कि कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक लो स्कोर को डिफेंड करने में हुआ कामयाब। पहले बैटिंग करते हैं पाकिस्तान ने बनाए सिर्फ 207 रन और जवाब में 207 रन का टारगेट पाकिस्तान ने दिया। और उसके ताक़ुब में जो है वो नेदरलैंड्स की टीम, जो कि एट वन पॉइंट इन टाइम वाज लुकिंग फेवरेट्स टू विन दैट गेम। लेकिन यहाँ फ़र्क होता है तजुर्बा और ना तजुर्बाकारी, बिग मैच प्रेशर जिसको कहा जाता है। पाकिस्तान रेंज सुप्रीम और पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। नसीम शाह ने अपनी पहली ओडीआई सीरीज़ खेल रहे हैं, 10 विकेटें पूरी सीरीज़ में, और कल के मैच में उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मैन ऑफ द मैच भी रहे। पाकिस्तान ने इस मैच में कामयाबी हासिल की 9 रन से। नेदरलैंड्स की जानिब से टॉम कूपर जो है 62 रन बनाकर नुमाया रहे, लेकिन अपनी टीम को किनारे तक नहीं पहुँचा सके। बाबर आजम इस सीरीज़ के टॉप स्कोरर रहे विद 222 रन। बिल्कुल जी, सो ये तो हालो अहवाल था पूरा कि क्या हुआ नीदरलैंड की सीरीज़ में, हमने क्या किया और क्या नहीं किया। बट मूविंग ऑन फर्दर, तो अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए। हमें ये तो पता था कि इंग्लैंड जो है वो पहले T20s खेलने आएगी, मगर उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद, यानी T20 वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड वुड बी कमिंग बैक टू पाकिस्तान टू प्ले द टेस्ट सीरीज़। और टेस्ट सीरीज़ का जो स्केड्यूल है वो PCB ने अनाउंस कर दिया है। और स्केड्यूल की मैं बात करूँ तो मैचेस पिंडी, मुल्तान और कराची में खेले जाएंगे। इंग्लैंड की टीम 17 साल बाद, यानी जिस तरह हमने बहुत शोर मचाया था ऑस्ट्रेलिया 24 साल बाद, अब हम कहेंगे इंग्लैंड की टीम 17 साल बाद जो है वो पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ खेलने आएगी। पहला टेस्ट जो है वो 1 से 5 दिसंबर को खेला जाएगा रावलपिंडी स्टेडियम में। दूसरा टेस्ट मैच जो है वो 9 दिसंबर से खेला जाएगा और ये मुल्तान में खेला जाएगा। एंड तीसरा टेस्ट 17 से लेकर 21 दिसंबर
कराची में खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैच की ये जो सीरीज है, ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा भी है और चैंपियनशिप में पाकिस्तान 5वें और इंग्लैंड की टीम 7वें नंबर पर मौजूद। Really can't wait. Good to know that Multan and Pindi getting the test match as well. जाते जाते व्हाट्सएप स्पोर्ट्स में जाते जाते टेनिस का जिक्र करते चलें। सिंसिनाटी मास्टर्स खत्म हुआ आज सुबह पाकिस्तान टाइम टूर्नामेंट का इख्तिताम हुआ और सिंसिनाटी मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में नौजवान खिलाड़ी जो हैं वो छा गए। अगर हम नौजवान से मुराद ये कि जो अनसीडेड खिलाड़ी हैं, जो नौवारिद हैं टेनिस में, वो छा गए हैं। और पहले तो हम बात करें जी मेंस टेनिस की। वर्ल्ड नंबर 152 क्रोएशिया के बोर्ना कॉरिच जो हैं उन्होंने फाइनल जीत लिया। स्टेफानोस सित्सिपास को उन्होंने जो है वो फाइनल में शिकस्त दी। 2-0 वन साइडेड मैच हुआ। और अगर हम खवातीन की बात करें विमेन इवेंट में सिंसिनाटी मास्टर्स के, तो फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया ने पेट्रा क्विटोवा को शिकस्त देकर जो है वो इस टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की। रिमेंबर गार्सिया इस टूर्नामेंट के क्वालिफिकेशन के राउंड के थ्रू जो है वो खेल कर आई थी और पहली बार ऐसा हुआ है इन मास्टर्स के किसी क्वालिफायर ने इस टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की है। सो दैट्स इट फॉर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। जी सवेरा, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में ये सारी अपडेट्स तो आपको मिल गई, मगर जिस तरह मैंने कहा था कि अब हम जरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो नीदरलैंड्स वर्सेस पाकिस्तान, हमने क्या पाया क्या खोया, इस पूरी सीरीज से क्या फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को। यस, पॉइंट्स तो मिले सुपर लीग के, मगर सुपर लीग के अलावा और क्या क्या फ़ायदा हुआ। साथ ही साथ एशिया कप, इट्स जस्ट राइट एट द कॉर्नर। पहला मुकाबला, लोडेड मुकाबला, इंडो पाकिस्तान हमेशा जो है बड़ी नज़रों में आता है और बहुत ज़्यादा हाइप उसकी क्रिएट होती है। इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे शाहीन शाह अफरीदी की एब्सेंस में पाकिस्तान किस तरह परफॉर्म करेगा, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सो ये सारी डिस्कशन होगी और हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट लीना अजीज साहिबा। मैं बिल्कुल उनको खुशामदीद कहूँगी, पहली दफ़ा गेम सेट मैच के सेट पे वो आ रही हैं। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच लीना जी। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम सवेरा एंड ग्लैड टू बी हियर। सो सबसे पहले तो द न्यूज़ ब्रोक जस्ट 2 डेज बैक के जी शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बहुत ही अब क्रिटिकल हालत में और 4 से 6 हफ्ते अब उनको चाहिए रिकवर करने के लिए। और एशिया कप के जो ख्वाब हम देख के बैठे हुए थे शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, वो चिकनाचूर हो गए। लीना जी, वहाँ से शुरू करते हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप एशिया कप में पाकिस्तान से? हाँ, देखिए जैसे आपने कहा बहुत बड़ा लॉस है शाहीन का ना होना। इतने ज़बरदस्त बॉलर है, टॉप बॉलर्स में उनका शुमार है। आज पिछली दफ़ा जब इंडिया से मैच हुआ था, जो उन्होंने इंडिया की हशर की थी पहले 2 ओवर्स में, यकीनन उस किस्म का प्रेशर डालने के लिए नहीं होंगे वो। लेकिन बाकी बॉलर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा। नसीम शाह को, धानी को, जिसको भी चांस मिलेगा, वसीम या फिर रऊफ जो भी होंगे, या हसनैन, तो उनको स्टेप अप करना पड़ेगा और ये जगह पुर करनी पड़ेगी। आसान नहीं है टू फिल हिज शूज, बिकॉज जिस तरह वो पहला ओवर करते हैं शाहीन, जिस तरह बॉल को अंदर लेके आते हैं और बाहर भी निकालते हैं, और जिस तरह की दहशत उन्होंने फैलाई हुई है, वो दहशत कायम करना इतना आसान नहीं होगा। जाहिर है उस पर वक्त लगता है। उन्होंने मेहनत की, एक अपनी रेपुटेशन बनाई और हर किस्म की विकेटों पे वो बॉल को एयर में भी स्विंग करते हैं, ऑफ द पिच भी स्विंग करते हैं। तो उनकी जो दहशत है वो तो बहरहाल उसका दूसरी टीमों को, उनका ना होने से दूसरी टीमों को यकीनन फायदा हो। लीना ये बताइए कि क्रिकेट में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है लाइक फॉर लाइक चेंजेस, यानी अब ये लाइक फॉर लाइक चेंजेस नहीं है। ज़ाहिर है शाहीन एक लेफ्ट आर्म और यहाँ पे हम हसनैन को लेकर आ रहे हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर्स हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ बॉलिंग करते हैं। हाउएवर, डू यू रियली सी हसनैन मेकिंग इट टू द प्लेइंग 11, या हमारे जो 3 बॉलर्स हैं वो मोस्टली सेट हैं जिनके साथ हम खेलेंगे? मोस्ट प्रॉब्ली वसीम जो है, क्योंकि नेदरलैंड्स की सीरीज़ में भी अच्छी गनीमत फॉर्म में नजर आए। So do you really think, you really see Hasnain playing, especially in the first half of the tournament? एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखिए, मैं तो इस बात की बिल्कुल खिलाफ थी कि हसनैन को भेजा जाए। अभी वो इतने टर्मोइल से गुजरे हैं, इमोशनल टर्मोइल से। अपना जो एक्शन होता है रीमॉडल करना आसान नहीं होता। यंग लड़के हैं, बच्चे हैं, अभी प्रेशर से गुजरे हैं। अभी वो 100 खेल रहे हैं, उनको वहां खेलने देना चाहिए था। हमारे पास यहाँ पर इनफ एम्यूनिशन है फास्ट बॉलर्स की। और ये भी देखें कि हम यूएई के ट्रैक्स पे खेल रहे होंगे, वहाँ कहाँ हमें 4-4 फास्ट बॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है एज एन इंजरी कवर इन्होंने ज्यादा बुलाया, लाइक फॉर लाइक बिल्कुल नहीं बुलाया, लेकिन मे बी एज एन इंजरी कवर बुलाया है कि अगर ड्यूरिंग टूर्नामेंट कोई इंजर्ड हो जाए तो
एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हमारे पास मौजूद हो। अगर इन्होंने लाइक फॉर लाइक करना तो फिर तो वहाब को भेज देते, या अगर आमिर मौजूद होते तो उनको भेज सकते थे। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट लाइक फॉर लाइक, एंड आई एम नॉट इवन टू मच इन फेवर ऑफ दिस। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने कहा कि वहाब को या तो भेज सकते थे, आमिर तो ऑब्वियसली आमिर इज रिटायर्ड, ही नीड्स टू टेक हिज रिटायरमेंट बैक टू कम इन फॉर सिलेक्शन, तो वो तो मेरे ख्याल से आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है जब तक आमिर खुद रिटायरमेंट से वापसी आना अनाउंस नहीं करते। बट वहाब एक ऑप्शन है, और क्या आपको ऑप्शन लगते थे कि अगर हम लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट करते थे? देखिए लाइक फॉर लाइक तो देखिए, आप अगर चाहते तो आप मीर हमजा को भेज सकते थे यहाँ से, वहाब क्योंकि एक्सपीरियंस्ड हैं तो उनको भेज सकते थे। आपने आमिर की बात की, तो आमिर की जो रिटायरमेंट है वो तो एक कोई मिस्ट्री है। मतलब कभी ऐसा लगता है उनकी बातों से कि शायद वो वापस आ रहे हैं, कभी ऐसा लगता है कि नहीं आ रहे, और कोई क्लैरिटी नहीं है उस पर। या तो फर्म क्लैरिटी हो ना एक प्लेयर के बारे में, तो वो तो फिर एक सर्टन सिचुएशन होती है। लेकिन मतलब लाइक फॉर लाइक, मैंने अभी ट्वीट भी किया था कल के इस वक्त शाहीन के लेवल का तो हमारे पास कोई बॉलर है ही नहीं। तो लाइक फॉर लाइक लेफ्ट आर्म किसको भेज सकते हैं? आप मीर हमजा को भेज सकते हैं, आप वहाब को भेज सकते हैं। एक चीज मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, हम बात करते हैं होमवर्क करने की, हमने जिन टीम्स के खिलाफ खेलना है उनके अगेंस्ट हम होमवर्क कर किसी इवेंट में जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हमें एक सीढ़ी चढ़ के फाइनल तक पहुंचना है, इन सारी टीम्स को हरा के पहुंचना है। हम 2 दफा जो है वो इंडिया के आमने सामने होंगे। हमारा पहला मैच इंडिया से होगा और उसके बाद फिर जाके टॉप 4 में भी जाके हमें फिर इंडिया से आमना सामना करना होगा, विच मीन्स कि हमें पता है कि इंडिया लेफ्ट आर्मर्स पे स्ट्रगल करता है। वी हैव सीन आमिर रूलिंग इट, वी हैव सीन शाहीन रूलिंग इट, अभी रिसेंट पास में उबैद मकॉय जो है वो ही वाज कमांडिंग इट। सो हमने इस होमवर्क पे भी काम नहीं किया। चले लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट तो एक था ही, मगर ये भी तो बहुत जरूरी था कि एक तो लेफ्ट आर्मर होता हमारे पास। हाँ बिल्कुल, आई फुली एग्री विद यू। इनको चाहिए था। देखिए रिस्क टेकिंग जो है ना हमारे मुल्क में, चाहे जो क्रिकेट हो या जो भी और कोई भी दूसरे मामला हो, रिस्क टेकिंग बड़ी कम होती है। आप होमवर्क करते हैं जब आप यंगर प्लेयर्स को चांस देते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं कि शाहीन को जिन नहीं है, इंसान ही है, उसको इंजरी भी हो सकती है, फास्ट बॉलर है, किसी फास्ट बॉलर को एट एनी गिवन टाइम ओवर करते करते इंजरी हो जाती है और बाहर चले जाते हैं और सारा टूर्नामेंट नहीं खेलते। तो इस तरह की जो कैलकुलेशंस है वो करना जरूरी है। फिर आप सोचते हैं कि यार अगर शाहीन नहीं होगा तो इसकी जगह मैं किसको डाल सकता हूँ। यूजुअली आई लाइक वसीम सिलेक्शन, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद इट, एंड आई डोंट इवन लाइक द रबिश जो लोग कहते हैं कि लैपटॉप सिलेक्टर है। तो भाई लैपटॉप पे नहीं तो गधा गाड़ी पे बैठ के क्या टाइपराइटर से सिलेक्शन करे। लेकिन हैविंग सेड दैट, 1-2 चीजें जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा लेफ्ट आर्म उसको कैलकुलेट करना चाहिए था कि अगर शाहीन इंजर्ड हो जाते हैं तो एक ऐसा लेफ्ट आर्मर डालते जो कि तैयार होता। अभी PSL कुछ 6 महीने पहले हुआ, उसमें देख लेते। T20 होता रहता है, आने वाला है, पिछला गुजर चुका है, तो वहां से एक आधा प्लेयर आपको जरूर ऐसा रखना चाहिए कि अगर शाहीन इंजर्ड हो जाए तो उसको रिप्लेस कर सके। बट नेवरदलेस आई डू लाइक हिज सिलेक्शन बिकॉज मुझे लगता है कि वसीम सारी ऑप्शंस देते हैं। हाँ, यहाँ जरूर उनसे गलती हुई, लेकिन ये जो हमारे जर्नलिस्ट हैं इनको भी जरा इस बात से रिफ्रेन करना चाहिए। हर वक्त ये लैपटॉप की बातें करते रहते हैं, तो फिर बेचारा क्या बैठ के एक टाइपराइटर पे सिलेक्शन कर ले। असल में लैपटॉप की बातें करने वाले लीना वही होते हैं जिनको अपना ज़ाती तौर से लैपटॉप का इस्तेमाल आता नहीं है। मुझे लगता है ये कॉम्प्लेक्स फैक्टर होता है कि उन्हें खुद यूज़ करना नहीं आता कि लैपटॉप में, क्योंकि वो लैपटॉप ज़ाहिर है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह से यूज़ करते होंगे या फिर यूट्यूब पे जाते होंगे, बट लैपटॉप में एनालिटिकल्स एंड ऑफ कोर्स देयर आर डिसीजन सपोर्ट सॉफ्टवेयर हो सकता है हमारे सेलेक्टर यूज़ करते हो, दैट्स फाइन। चलें अब देखें, ये तो बॉलिंग का हमारा सिलसिला हो गया। वैसे लीना, ओवरऑल लुकिंग एट पाकिस्तान बॉलिंग, where do you rank it? I mean, like, you really think देखिए हमारा यहाँ पे इंडिया एक बहुत टफ बैटिंग साइट है। I mean, हम कह सकते हैं फॉर आर्गुमेंट से कि उनके 1-2 टॉप प्लेयर्स, I mean कोहली, they are struggling, but you never know, they may come in form any day. And he's due for a big inning, we know that. And we have that reputation. And माशाल्लाह, अल्लाह मियां ने हमको ये सलाहियत दी है कि हम किसी भी खिलाड़ी का अच्छा दिन जो है वो जल्दी ले आते हैं। लेकिन when you look at the overall Pakistan's bowling attack, where do you rate it? I mean, do you really think कि वो क्या हमें हाल के मोड में आना पड़ेगा कि जी हाल आ गया खिलाड़ियों में और जी बिल्कुल एक जैसे ट्रांस मोड में आ गए और विकेटें ले ली, या फिर really think genuinely we have got a good bowling attack on the UAE wickets right now? I think we've got a good bowling attack. जहाँ हम लैक करते हैं वो एक जेन्युइन ऑफ स्पिनर है।
जब से सईद अनवर गए हमारे पास कोई जेन्युइन ऑफ स्पिनर नहीं आया, लेकिन बाकी अगर आप देखें तो लेफ्ट आर्म अगर आप देखें तो नवाज इज बॉलिंग वेल, इफ शादाब इज फिट ही इज इन गुड निक, तो और फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, इनएक्सपीरियंस जरूर है और जाहिर है अब बड़ा नुकसान हुआ ये शाहीन का तो हमें, लेकिन इनएक्सपीरियंस के बावजूद हमारे पास पेस है, एजिलिटी है, so we're in a good state, we're in good form, we're a good attack, लेकिन इनएक्सपीरियंस है जरा सा और शाहीन के ना होने से डेफिनेटली थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा, बल्कि काफी फर्क पड़ेगा मेरे ख्याल से। लेकिन बाकी अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया के पास भी बुमराह नहीं है, तो अगर अटैक की जो मुझे एक बहुत सालों से जो तिश्नगी हो रही है, जो एक बड़ा गुस्सा और एक वो होता है कि हम एक ऑफ स्पिनर नहीं प्रोड्यूस कर सके जो हमेशा टेस्ट मैचेस में बड़ा काम आता, वनडे में भी सईद अजमल तो देखें आप कितना जबरदस्त हमारे लिए करते थे, तो उसकी क्या वजह है? वहां पर हम देखें कि जी जो एक्शन हमारे लेफ्ट आर्मर्स के ऑफ स्पिनर्स के पकड़े जाते हैं फर्स्ट क्लास लेवल पे और उससे भी आगे, जी वो पहले क्यों नहीं पकड़े जाते और पहले से क्यों नहीं करेक्शन हो सकती? ये मेरा एक पॉइंट है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज एक पॉइंट ऑफ व्यू देखने का ये भी है कि मे बी दिस कुड बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज मैं अगर अपने पिछले वर्ल्ड T20 में पिछले अपने बॉलिंग अटैक देखती हूँ, अपने पेसर्स का बॉलिंग अटैक देखती हूँ, तो इट इज़ जस्ट हारिस रऊफ जो कि पिछले में अवेलेबल थे और पिछले में खेले थे, विच मीन्स कि जो अगर हम टीम इंडिया की बात करें, देखिए हम सबसे ज़्यादा फोकस टीम इंडिया पे इस वजह से कर रहे हैं, हमने 2 दफ़ा मैच खेलना है टीम इंडिया से एंड एक हमारा मैच जो है आमना सामना होना है वो एसोसिएट टीम से, सो इसलिए जाहिर सी बात है इंडियन टीम पे जो है हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे ग्रुप का हिस्सा है। इंडियन टीम ने हारिस रऊफ के अलावा फेस नहीं किया हुआ हमारे बाकी फास्ट बॉलर्स को। वी टॉक अबाउट मोहम्मद वसीम, वी टॉक अबाउट नसीम, वी टॉक अबाउट शाहीन तो है नहीं, धानी, एंड नाउ वी टॉक अबाउट हसनैन। सो ये वो खिलाड़ी हैं जिनका आमना सामना भारतीय बल्लेबाजों से नहीं हुआ है, which means there's a surprise factor as well. Could that go in our advantage, in our favor? It could go both ways. आपने बिल्कुल सही कहा कि एक सरप्राइज नॉवेल्टी फैक्टर है, सरप्राइज फैक्टर है, जरूर हमारे हक में भी काम कर सकता है, और क्योंकि इंडिया से मैच इतना बड़ा होता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है, तो यंग बॉलर उसे नर्वस होकर हमारे अगेंस्ट भी काम कर सकता है। तो ये बड़ा एक जो टीम मैनेजमेंट होती है उसका भी बड़ा काम होगा कि इनको नर्व्स को बिल्कुल रिलैक्स रखें, इनको ये बताएं कि ठीक है इंडिया से बहुत बड़ा मैच है, बट जस्ट डू योर बेसिक्स राइट, डू व्हाट यू डू एवरी डे, जस्ट थिंक ऑफ इट एज एनी अदर मैच। लेकिन ये आसान नहीं होगा क्योंकि ये सब कहने में आसान लगता है हमें यहाँ बैठ के, लेकिन जो बच्चा वहाँ इंडिया के अगेंस्ट खेलने जा रहा होगा पहली दफा, उसकी भी नर्व्स होंगी, तो हमें ये दोनों फैक्टर्स को माइंड में रखना पड़ेगा। अगर तो वो बिल्कुल रिलैक्स होगा बच्चा उस दिन, जो भी हो, चाहे दानी हो या नसीम हो, हसनैन हो, जो भी हो, तो वो तो फिर अपना काम कर जाएगा क्योंकि पेस भी है, स्विंग भी करते हैं, अच्छे बॉलर्स हैं सारे, देयर ऑल पेस नाउ 145 प्लस। प्रॉब्लम होगी। मैं तो देखिए इसमें आपने उनको रिलैक्स होने की बात की, उसके लिए मेरे ख्याल से हमें किसी डॉक्टर की जो है ना वो हेल्प चाहिए, बिल्कुल एंटी डिप्रेसेंट वगैरह दे हमारे खिलाड़ियों को, बिकॉज हमारी टीम तो नेदरलैंड्स के खिलाफ इतनी प्रेशर में नज़र आ रही थी, लाइक कल का मैच जिस तरह देखा, और बाबर, आई मीन ऑल इज ग्रेटनेस, हम हमेशा यही बोल रहे होते हैं। देखिए बाबर की कप्तानी के हवाले से लीना, I mean, with all due respect, Savera would agree with me. We have been a bit critical about his captaincy, perhaps a bit about his team selection. उसकी बैटिंग की ग्रेटनेस अपनी जगह, लेकिन कल जो बाबर की भी जो इनिंग थी, I mean, नेदरलैंड्स की, we know this is not the first 11 जो नेदरलैंड्स ही खेल रही है, because 6 of their players are playing in England, और उस पे भी हमारी टीम इतनी घबराई हुई लग रही थी। For what reasons? ज़ाहिर है उसकी reasons we know. It's a very fragile middle order. Expose हो जाता है तो फिर हम फंस जाते हैं, जैसा कि कल हुआ, and it failed yesterday. सो लीना, ये तो कोई बहुत ज़बरदस्त सा इनका इलाज करना पड़ेगा 1 महीने में कि बॉडी लैंग्वेज अपनी ठीक कर सकें, बिकॉज आई मीन देयर आर 2 ways of looking at it. Perhaps the Netherlands tour, yes, 3-0, Pakistan, 8 consecutive ODI wins and all, but I think Netherlands did put up a very good fight against relatively more experience and a team which has players like Babar Azam. क्या कहेंगे? Absolutely, I'll have to agree with you. मैं तो खुद फ्यूम करी थी कल क्योंकि मैं बात करी थी सारा दिन कि मॉडर्न डे इनिंग्स नहीं थी कल की, लेकिन देखिए उसमें बाद में मुझे ये भी थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि एक तो ये जो पिच थी ये भी इट वाजंट अ पिच व्हिच वाज फिट फॉर अ वनडे इंटरनेशनल। पिच जरा सी स्लो थी, आपने देखा कि बल्ले पे बॉल आ भी नहीं रही थी, लेकिन साथ साथ इंटेंट की भी कमी नजर आई बाबर आजम की इनिंग्स में। ऐसा लगा कि वो अब्दुल्ला शफीक की जब जो विकेट गिरी तो ऐसा लगा कि एक पहले ओवर में 1 विकेट नहीं 3 विकेटें गिर गई, इतना प्रेशर ले लिया।
और साथ साथ क्योंकि बल्ले पे बॉल आ नहीं रही थी, उनके स्ट्रोक्स लग नहीं रहे थे, गैप्स भी हिट नहीं हो रहे थे, तो इनकी इनिंग्स जो है वो कल जो 90 रन की इनिंग्स थी वो काफी जो उनकी बाकी किसी इनिंग्स से कंपेयर किया जाए बिल्कुल अच्छी नजर नहीं आई। और 210 का स्कोर तो नहायत ही कोई बहुत ही बुरा स्कोर था। ठीक है, जैसी भी विकेट थी, बॉल नहीं आ रही थी बल्ले पे, लेकिन उस विकेट पे भी पाकिस्तान को नेदरलैंड के इस अटैक से, जैसे आपने कहा 6 प्लेयर्स है भी नहीं, उनके काउंटी खेल रहे हैं, इस अटैक के खिलाफ कम से कम 260-65 रन उस विकेट पे भी पुट अप करने चाहिए थे। तो वी वर डेफिनेटली 50-60 रन शॉट। और रेस्क्यू किसने हमें किया? हमारी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप ने। आप देखें कि फजल महमूद के जमाने से ही बॉलिंग ही रेस्क्यू करती है ज्यादातर। बिल्कुल, सो बॉलिंग ने डेफिनेटली हमें रेस्क्यू किया, मगर जहाँ कंडीशंस की बात हो रही है वहाँ ठीक है बाबर ने उस तरह खेला, बट स्टिल बाबर स्टक देयर एंड उन्होंने कुछ ना कुछ करके ये स्कोर वहां तक पहुंचाने में, आई वुड से कि कभी कभार शायद हम बाबर पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। वो कहते हैं ना एक पूरी फैमिली को पालने वाला एक इंसान और उसको भी आप कहें कि रोटी तुम कम लाए हो, तो ये जरा थोड़ा सा शायद हार्श हो जाता है। हम मिसबा उल हक के साथ भी यही करते हैं, बट टाइम एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी इंटरेस्टिंग डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। And welcome back to Game Set Match, in conversation with senior cricket analyst Leena Aziz. And before we go any further और discussion को आगे बढ़ाएं, एक चीज़ जो कि Game Set Match की पूरी टीम की तरफ से, लीना जी आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका डेब्यू आज Game Set Match पे आपकी सालगिरह वाले दिन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सवेरा एंड थैंक यू नबील, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। That's very very sweet of you, thank you. नहीं, you are very lucky लीना कि आपको विश कर दिया गया बर्थडे में। हमारी बर्थडे वाले दिन तो किसी ने पूछा भी नहीं था यहाँ पे। देखिए आप सब सवेरा कहने की बाद में सीनियर हो जाएंगे तो आपको भी विश कर देंगे। अरे यार चलें। नहीं, मैंने तो देखे, मैंने इसलिए नहीं, मैंने बिल्कुल ऑफ स्क्रीन जरूर विश किया था, ऑन स्क्रीन इसलिए विश नहीं किया, मैंने पता नहीं अपनी उम्र छुपाना चाह रहे हो तो आजकल मर्द भी जरा उम्र छुपाते अपनी। खैर, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, एक चीज लीना जी जो हमेशा बॉदर करती है, बिकॉज यू हैव बीन अराउंड दिस सर्किट फॉर प्रिटी लॉन्ग, आपको भी अंदाजा है, आपने डोमेस्टिक भी कवर किया हुआ है, क्यों हम प्लेयर्स नहीं बना पा रहे? हमारे पास 6 डोमेस्टिक की टीम्स हैं, why don't we have 6 ऑफ स्पिनर्स, 6 लेग स्पिनर्स, 6 विकेट कीपर्स, 6 ओपनर्स, या 6 तो नहीं 12 होने चाहिए ओपनर। मतलब हर टीम का एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ना कि ये मतलब हम एक लेफ्ट आर्मर, मीर हमजा एक हमारे पास एग्जांपल है, उसके अलावा हमें या तो पुराने वालों के पास जाना पड़ेगा या फिर, और मीर हमजा भी 2012 में उनका डोमेस्टिक डेब्यू हुआ था, 2018 में आई गेस पाकिस्तान से एक टेस्ट मैच उन्होंने खेला। तो हमारे पास लेफ्ट आर्म बन ही नहीं रहे, कि हम बना ही नहीं रहे प्लेयर्स। देखिए सवेरा, एक तो जमाना था कि हमारे पास इन एक्सेस लेफ्ट आर्मर्स थे कि जितने हमें जरूरत भी नहीं थे उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे। लेकिन अब ये है कि जैसे आपने कहा कि सिर्फ एक मीर हमजा ही नजर आते हैं अगर शाहीन अनफिट हो जाए। उससे पहले हमारे पास जियाउल हक थे, बड़े अच्छे बॉलर थे, हम उनको भी ग्रूम कर सकते थे। राहत बड़े अच्छे ग्रूम हो रहे थे, पता नहीं हमने कहाँ घुमा दिया उनको। लेकिन जैसे आप कह रही हैं कि पहले तो ये था ना कि लातादार टीमें होती थी और मैं उसके फेवर में भी नहीं थी। अब जब से टीम्स कम हुए हैं और उसकी बेसिस भी यही थी कि क्वालिटी आए, क्वांटिटी नहीं, तो अब देखिए कि ऐसा ऐसा बेहतरी आ जाएगी। लेकिन जो जहां तक ऑफ स्पिनर की बात है ना, वो यही बात है कि मैं एक दिन एक ग्राउंड में वॉक कर रही थी और एक वहाँ फर्स्ट क्लास मैच हो रहा था। फर्स्ट क्लास भी नहीं था, आई थिंक क्लब मैच था। तो मैंने विद अ नेकेड आई मैंने स्पॉट कर लिया कि 2 या 3 ऑफ स्पिनर ऐसे थे जिनके एक्शंस ही नहीं सही थे और एम्पायर उनको बॉल करने देने जा रहा था, वो बॉल कर रहे थे, कोई कुछ कह ही नहीं रहा था। तो यही चलता जाता है, फर्स्ट क्लास में भी चलता जाता है। वो बेचारे फिर जब बुरे खराब एक्शन के साथ, चकिंग के साथ आ जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वहां फिर उनके लिए मुश्किलें हो जाती हैं। तो ऑफ स्पिनर का तो ये सिलसिला है कि प्रोड्यूस होते हैं लेकिन उनका एक्शन ही सही नहीं होता, क्योंकि जूनियर लेवल्स पे उनको करेक्ट नहीं किया जाता या पकड़ा नहीं जाता और फिर सीनियर लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वो पकड़ हो जाती है उनकी। तो ये तो ऑफ स्पिनर की बात है। हाँ, कीपर्स काफी प्रोड्यूस हो रहे हैं इस वक्त भी, हमारे पास सरफराज हैं, रिजवान हैं, हारिस हैं, तो कीपर्स तो हो रहे हैं, इस तरह ओपनर्स भी हो रहे हैं। लेकिन ऐसा ये जो 6 टीम सिस्टम है, आई थिंक इससे बेहतरी तो आएगी, या इसको ज्यादा चलें 8 कर लें इवेंचुअली।
तो बेहतरी आएगी। लेकिन ऑफ स्पिनर की तो ये बात है, एक दिस इज वन जहां पर हम टेस्ट में भी हमें बड़ा नुकसान होता है कि हमारे पास एक जेन्युइन लेग स्पिनर नहीं होता। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया क्यों अच्छा करती है, उनके पास नेथन लायन है, और इंडिया क्यों अच्छा करती है, उनके पास अश्विन है। तो एक ऐसे ऑफ स्पिनर जो कि वर्ल्ड क्लास है, उसकी जरूरत तो हमें है। बाकी आपकी जो बात है कि फर्स्ट क्लास से, देखिए फर्स्ट क्लास में हमारे यहाँ होता ये है कि फर्स्ट क्लास में अगर लड़का अच्छा भी करे तो उसको इतने साल जाया कर देते हैं कि बाय द टाइम आप उसको पिक करते हैं उसकी फॉर्म ही नहीं रहती। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। एब्सोल्युटली। नहीं, वैसे लीना, हम हर प्रोग्राम में जिस भी कोच से, जिस भी टैलेंट स्काउट से बात करते हैं लेग स्पिनर के हवाले से, तो अंदाज़ा ये होता है कि पाकिस्तान में इस वक्त शदीद ड्राउट है लेग स्पिनर का, और पूरे सर्किट में कोई तमीज़ का लेग स्पिनर आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसको आप इंटरनेशनल लेवल पे खिला सकें। वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ ब्रेक राइट नाउ। लेकिन एक चीज़ जो लिखी वो ये कि सरफराज का नाम ले लिया, इस बहाने सरफराज का नाम कम से कम क्रिकेट शोज़ में, स्पोर्ट्स शोज़ में ही आता रहता है, वरना टीम का तो कोई इरादा नहीं लग रहा। बिकॉज आई थिंक दिस वॉज दी राइट टाइम। अगर सरफराज के हवाले से महज कॉन्ट्रैक्ट दे देना इज नॉट इनफ कि जी हमने सरफराज को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और तो लीना ही इज जी इन पे आवर वो प्लान। शहर वाला भी इल्जाम नहीं लग सकता वैसे। लीना पे शहर वाला भी जाना, बिकॉज़ शी इज नॉट फ्रॉम कराची, वी आर बायस्ड कराची, राइट? ऑलराइट, अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब। विल कैच यू राइट आफ्टर दिस, कीप वाचिंग गेम सेट मैच। यस, वेलकम बैक, गेम सेट मैच आप देख रहे हैं समा टीवी पर। मैं हूं अदील और सवेरा मेरे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं लीना अजीज़, जिनसे हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की एशिया कप में टीम सिलेक्शन के हवाले से। और लीना, जाते जाते मैंने सरफराज का एक जिक्र कर दिया था, और ज़रा इस पर आपसे भी कुछ ज़रा हम सुन लेते हैं कि भाई इस बहाने कम से कम जिक्र सरफराज का हो जाता है। बनती थी टीम में जगह, मीन्स परसों वाला मैच, या यू फील दैट सरफराज इज़ नाउ, थैंक यू वेरी मच, हिस्ट्री, लेट्स लुक फॉरवर्ड, हारिस इज़ द फ्यूचर, रोहेल को भी हमने कुछ साइडलाइन ही कर दिया है, सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? हाँ बिल्कुल, आई मीन आई फील कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर तो क्योंकि रिजवान इतना टॉप फॉर्म में है और उसके होते हुए तो मुझे नहीं लगता कि हारिस को भी जगह मिलने लगी अगले 5 साल तक। तो आप या तो सरफराज से बात कर लें, लेट हिम प्ले वेयरएवर एल्स ही वांट्स टू गो एंड प्ले, या फिर ये है कि आप कोई एक फॉर्मेट चूज कर लें जिसमें आप सरफराज से कहें कि यार वनडे में आपने करना है। बिकॉज वनडे में अगर आप देखें ना तो हमें एक्सपीरियंस की जरूरत भी है। T20 में क्या है कि हमारे पास ऊपर से फखर, बाबर और रिजवान टॉप हैवी के बाद हमारे अगर 3 जल्दी भी आउट हो जाए तो क्योंकि 20 ओवर की गेम होती है ना, तो वो अगले जो आपके ऑलराउंडर हैं खुशदिल और शादाब और नवाज वो कवर कर सकते हैं। लेकिन 50 ओवर की गेम काफी लंबी होती है, तो उसमें मैं इधर भी हमें 1-2 एक्सपीरियंस बैट्समैन की जरूरत है। जैसे मिडिल ऑर्डर में हम या तो सरफराज को खिला सकते हैं या शान मसूद को खिला सकते हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर एकदम वॉइड बन जाता है जब अगर बाबर जल्दी आउट हो जाए तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नजर ही नहीं आता। तो यहाँ पर सरफराज को यूज किया जाए। बिल्कुल, मगर आपने जब T20 के मिडिल ऑर्डर की बात की तो मुझे तो T20 के मिडिल ऑर्डर पे भी डर लगता है लीना जी, बिकॉज ऊपर से मेजॉरिटी में जब से हम T20 खेल रहे हैं, ऊपर से रिजवान और बाबर इतने रन्स जोड़ देते हैं, या फ़खर जो है फिर आ जाते हैं, तो ये 3, अगर मैं ये देखती हूँ कि ये 3 लेट्स से गॉड फॉरबिड किसी मैच में जल्दी आउट हो जाते हैं, 3 ओवर्स में हमारी ये 3 विकेटें चली जाती हैं, क्या बाकी के या 15 ओवर रह जाते हैं सिर्फ, क्या 15 ओवर में डू वी एक्सपेक्ट इफ्तिखार, आसिफ अली, खुशदिल टू स्टैंड अप? खुशदिल ने अभी रीसेंट पास में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, इसलिए मैं इस ग्रुप में उनको नहीं ज़्यादा ऐड करूंगी, बट आसिफ एंड इफ्तिखार, कैन दे डिलीवर फॉर 15 ओवर्स? कैन दे डू दैट? नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए आसिफ की आपने बात की, वो तो एक एक्स फैक्टर हैं, चल गए तो चल गए, 2 ओवर 2.5 ओवर में उन्होंने जो करना है 3 ओवर में वो कर जाएंगे, नहीं किया तो नहीं किया। 80% नहीं करेंगे, 20% करेंगे सिर्फ। तो वो तो एक इट इज अ लॉटरी। तो प्रॉपर जो मैं तो बल्कि बहुत मैं चाहती थी कि शान मसूद को भी चांस दिया जाए। उन्होंने अपनी गेम को इवॉल्व किया है। वो शान मसूद नहीं है जो सिंगल डबल देते थे, वो अब मुल्तान सुल्तान के लिए छक्के भी लगाते हैं और जाके जब काउंटी खेलते हैं तो उधर भी क्विक रन्स बनाते हैं। उनकी स्ट्राइक रेट भी बहुत बदल चुकी है, उनकी गेम बदल चुकी है, उनकी गेम में एक एग्रेशन आ चुका है और करंट फॉर्म इतनी अच्छी है। तो मैं तो बल्कि चाहती थी कि उनको भी रखा जाए।
लेकिन उनको भी इसी तरह जैसे सरफराज के साथ करते हैं कि 7 विराट उड़ा के और फिर कहते हैं अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, तो उनके साथ भी हाल ही में भी यही किया श्रीलंका में। सेकंड टेस्ट उनको 100% खेलना चाहिए था, 100 नहीं 200% खेलना चाहिए, लेकिन नहीं खिलाया। तो ये इस किस्म की चीजें जो लोग जो क्रिकेट से प्यार करते हैं ना लेकिन समझते नहीं है, वो कहते हैं ओहो टीम बड़ी गलत सेलेक्ट की। इसमें देखिए आपका जो सिलेक्टर है उसने आपको हर ऑप्शन दे दिया है। ये जो फाइनल प्लेइंग 11 होती है, लोगों को भी हम कुछ हमारे माजरत के साथ कुछ जर्नलिस्ट को भी ये समझने की जरूरत है कि प्लेइंग 11 खिलाता है कप्तान और कोच। आपके जो सिलेक्टर उसने तो आपको सारी ऑप्शंस दे दी है। अगर मीरा जी आजकल टीम भी कप्तान बनाता है, तो क्या होगा? आजकल टीम भी कप्तान ही बनाता है। तो हाँ, तो अगर कप्तान बनाता है तो अगर आपको सिलेक्टर ने सारी ऑप्शंस दी हुई हैं और वो प्लेइंग 11 कप्तान चूज कर रहा है बिकॉज उसको इतने इख्तियार हैं या वो इतना स्ट्रांग है, तो फिर आप सिलेक्टर पे या चेयरमैन पीसीबी पे तो ये बातें नहीं कर सकते ना। ब्लेम जिसको देना है ना उसी पे देना चाहिए। इसका जो काउंटर आर्गुमेंट है वो तो ये है कि वन सेलेक्टर जब इतना ही एक लेम डक सेलेक्टर है तो नंबर 1 वो नौकरी क्यों कर रहा है, और सेकेंडली अगर इतनी ज़्यादा पावर कप्तान को डेलीगेट कर दी गई है सो दिस हैज़ टू कम फ्रॉम नन अदर देन द चेयरमैन हिमसेल्फ। तो कुछ ना कुछ वहाँ पे ब्लेम तो पड़ता है। देखिए बिकॉज मैम लेट मी जस्ट फिनिश द टीना, मैं आपको पूरा मौका दूंगा बोलने का। अरे पॉलिटिकल से डिस्कशन लग रहा था ये भी लेकिन शान मसूद की आपने बात की, I mean, there is absolutely no justification कि शान मसूद now he's in a position जहाँ वो डर्बीशायर को कहता है thank you so much, he's getting a very good contract from Yorkshire। Yes. और जो दूसरी बात आती है यहाँ पर वो यार मैं आपका बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, लीना योर सेइंग प्लीज। देखिए जहां तक लेम डक की सवाल है ना, मैं नहीं मानती, क्योंकि देखिए उसने आपको सारे ऑप्शंस दे दिए। उसने तो आपको शान मसूद भी श्रीलंका के लिए सिलेक्ट करके दिया था वसीम ने, तो उसने तो अपना काम कर लिया। लेकिन अब प्लेइंग 11 मैं यही बार बार कहती हूँ कि कप्तान या कोच दोनों का इंतखाब होता है। अगर वो नहीं खिलाते, उसने तो आपको सरफराज भी दिया हुआ है, अगर वो नहीं खिला रहे कप्तान या कोच या मिलके उनकी थिंकिंग नहीं है तो दैट डजंट, वो जो है उसकी बारे में आप उसकी वसीम को कुछ नहीं कह सकते। ही इज डूइंग हिज जॉब क्वाइट वेल। बिल्कुल, मगर हमने ना लॉन्ग टर्म कभी ना हमने लॉन्ग टर्म सोचा, कभी ना हम, मुझे लगता है आगे लॉन्ग टर्म सोचेंगे। बट लीना जी थैंक्स अ लॉट, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। और वक्त यहाँ पे खत्म हो गया गेम सेट मैच का। आप लोगों ने रखना है अपना बहुत बहुत ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।